नमस्कार स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोग अपने इस लेक्चर को हमको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा इस पर डिमांड आ गई हमारे पास कि सर केपी और केसी में संबंध को बिल्कुल आसान भाषा में हम कैसे समझें। क्या होता है सर केपी और क्या होता है केसी और इनके बीच में किस प्रकार से हम रिलेशनशिप को दिखाएं, इन सब के बारे में हम आज प्रॉपर तरीके से बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। ये समझ लीजिए YouTube पर ऐसा वीडियो इससे आसान भाषा में मिलना मुश्किल होगा। आइए केपी और केसी के बीच में संबंध को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है ए और यहाँ है बी, और आप लोग पता होगा साम्यावस्था जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही देखी जाती है। इधर होगा सी और यहाँ बना हुआ है डी, इतना तो आप जान रहे होंगे। और ये N1 मोल में था और ये N2 मोल में है, और इसको हम मान लेते हैं M1 मोल में है और इसको मान लेते हैं M2 मोल में है। ए और बी मिले सी और डी बना, अर्थात ये ऊपर वाली अग्र अभिक्रिया नीचे वाली पश्च अभिक्रिया। अब हम यदि इसको इस अभिक्रिया को सांद्रता के पदों में लिखें तो लिख सकते हैं हम लोग के सी बराबर, हम लोग उत्पाद को पहले लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे सी एक्टिव मास ऑफ सी, अर्थात ये सक्रिय द्रव्यमान को बता रहा है कि सी की मोलर सांद्रता को बता रहा है। और ऐसे लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ डी। इसी प्रकार नीचे भी लिख सकते हैं, इनको अभिकारक को लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी। अब हम इनके जो मोल्स हैं, इनके मोल्स को हम लोग घातों के रूप में लिखते हैं। M1 और यहाँ हो जाएगा M2, यहाँ होगा N1 और यहाँ होगा N2। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम इसी को Kp के पदों में लिखें तब कैसे लिखेंगे? Kp के पदों में लिखें तब, अर्थात पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखे तब, आंशिक दाब के पदों में लिखे तब कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आपको आंशिक दाब के पदों में दिखाना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सक्रिय द्रव्यमान का उपयोग नहीं करेंगे। अर्थात हम इसको लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर क्या है उत्पाद के रूप में? तो यहाँ पे है सी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और यहाँ लिखेंगे गुणे पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गुणे पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बटे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गुणे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसको इतना लिखने के बाद इनके हम मोल्स को जिस प्रकार से केसी में लिखे हैं उसी प्रकार से हम लोग केपी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर M1, यहाँ पर M2, यहाँ पर N1, यहाँ पर N2। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता होगा आदर्श गैस समीकरण होता है PV = nRT। यदि दोस्तों हम इसको V को इधर भेजें तो हम लिख सकते हैं P = n/V/RT। अब यहीं पर सब कुछ खेल है, ध्यान समझना। n/V जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, अर्थात मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ये जो है n/V होता है दोस्तों मोलों की संख्या बटे आयतन में, ये होता है मोलर द्रव्यमान या बोल सकते हैं मोलर सांद्रता। और हम जानते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान को हम लोग मोलर सांद्रता के पदों में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं P बराबर जो है एक्टिव मास एंड RT। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का लिखें इस रूप में तो हम लिख सकते हैं PA
ध्यान समझना, हम इसको लिख सकते हैं PA बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्टिव मास ऑफ A RT। फिर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं PB बराबर एक्टिव मास ऑफ B RT। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं PC बराबर एक्टिव मास ऑफ C RT। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं PD बराबर एक्टिव मास ऑफ D RT। ये एक्टिव मास ऑफ जो आ रहा है यहाँ पर जो भी होगा उसी को हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे। तो PA, PB, PC और PD ये कैसे आ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको अप्लाई करेंगे इस वाले KP के सांता के पदों में लिखने के लिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आपको दिख रहा है PC बराबर क्या है, तो बताएंगे एक्टिव मास ऑफ C RT। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कुछ इस प्रकार से। कैसे तो हम लिखेंगे KP बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि जो है PC बराबर क्या था, तो जो है एक्टिव मास ऑफ C RT, तो एक्टिव मास ऑफ C और यहाँ लिख लेंगे RT। और इसी प्रकार D का भी लिख लेंगे एक्टिव मास ऑफ D RT। इसी प्रकार हम नीचे लिख लेंगे A और B के, तो एक्टिव मास ऑफ A RT और गुणे एक्टिव मास ऑफ B RT। इतना तो हम लिख सकते हैं। अब इनके घातों को हम लोग लिख लेंगे एक्टिव मास ऑफ C पर M1, इस पर भी M1, इस पर भी M1, इस पर भी M1, यहाँ पर होगा सॉरी यहाँ पर M2 होगा, क्योंकि जो है यहाँ देखिए एक्टिव मास ऑफ कितना, इसका मोल कितने थे 2 ना, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ N1 और यहाँ पे N1, यहाँ पे N2 और यहाँ पे N2। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहीं पर लोगों को कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, कौन लगेगा, तो A इंटू A M और यहाँ N है, तो हम इस फार्मूले को लिखेंगे। ये फार्मूला इंटीग्रेशन में आता है, समाकलन में आता है, A की पावर M गुणे A की पावर N, तो हम लिख सकते हैं इसको A M प्लस N। तो आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि यहाँ पर RT और RT समान है, और यहाँ पर देखिए M1 और यहाँ M2। तो हम यदि इसको इस ग्रुप में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं C और क्या लिख सकते हैं D। इन दोनों को हम एक तरफ लिख लेंगे और यहाँ पर नीचे इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे A और इधर लिख लेंगे B। जब यहाँ तक लिख लेंगे उसके बाद आपको इधर मिलेगा, कौन सा क्या मिलेगा, इधर आपको मिल जाएगा, इसके घात आप लगा लीजिए M1, इधर हो जाएगा M2, यहाँ हो जाएगा N1, यहाँ हो जाएगा N2, गुणे आप लिख सकते हैं क्या, आपको बताइए अपना A की पावर M और A की पावर N, तो A की RT की पावर M1 और RT की पावर M2, तो इसको हम लिख सकते हैं RT M1 प्लस M2। और इसी प्रकार नीचे लिख सकते हैं हम लोग RT N1 प्लस N2। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। अब हम और आगे डिस्कस करें यहाँ पर, तो ये कैसे आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। ध्यान समझिएगा, ये प्रक्रिया हम कैसे आगे बढ़ाएंगे।
इसको यदि हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख लें C और यहाँ पर था D और नीचे था क्या A और इधर क्या था B। इतना आप लिख लेंगे, ये वाला तो लिख ही लेंगे पार्ट ऑफ, इसके घात को लिख लेंगे m1 m2 n1 n2 गुणे क्या था RT और नीचे भी क्या था RT। अब इसको यदि हम लिखें, हम लिखते हैं इसको m1 प्लस m2, इतना जहाँ यहाँ लिखा हुआ है हम यहाँ उतार रहे हैं, इसको लिख सकते हैं n1 प्लस n2। अब यहाँ पर दोस्तों एक और फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले का सूत्र होगा कि जो है a की पावर m बटे a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये दो फार्मूले इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो a की पावर m1 प्लस a2, यहाँ पर क्या है RT की पावर क्या है n1 प्लस n2। तो हम अगर देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि जो है यहाँ पर है C और इधर है D, नीचे है A, इस तरफ है B। इतना तो आप लिख लेंगे। यहाँ पर आप इसको भी लगा लेंगे m1 m2 n1 n2 गुणे, अब इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के बेस पर a की पावर m बटे a की पावर n इक्वल टू a की पावर a मतलब a की पावर m माइनस n। तो इसको हम लिख सकते हैं RT m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। इतना आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम देखें ध्यानपूर्वक तो ये पूरा समीकरण हमको जो Kp वाला मिला है ये किसके इक्वल दिख रहा है, Kc के इक्वल दिख रहा है। ये जो पूरा समीकरण है, ध्यान समझना, ये जो पूरा समीकरण है वो हमको किसके इक्वल दिख रहा है, तो सर Kc के इक्वल दिख रहा है। अतः हम लिख सकते हैं Kp इक्वल टू Kc, क्योंकि Kp का जो यहाँ पर वैल्यू निकली हुई है वही Kc की वैल्यू यहाँ पर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, Kp बराबर Kc, और यहाँ पर यदि हम इसको लिखें Kp बराबर Kc, उसके बाद हम और आगे अगर इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं Kp बराबर Kc, और यहाँ देखा जाए तो RT है तो यहाँ लिख सकते हैं हम RT, और यहाँ पर देखिए m1 प्लस m2 और n1 प्लस n2 अर्थात उत्पाद के मोल और अभिकारक के मोल आपस में घट रहे हैं, अर्थात इनके अंतर को हम लोग डेल्टा n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यही Kp और Kc के बीच में संबंध है। तो Kp इक्वल टू Kc RT इंटू डेल्टा n क्या है तो बताएंगे उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या। इस प्रकार से दोस्तों Kp और Kc के बीच में बिल्कुल आसान भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।